हेलो एवरीवन, देखो 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग आज 12th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जिससे कि चाहे जेईई हो या फिर नीट हो या फिर 12th क्लास की बोर्ड हो, कम से कम 5 नंबर का तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स भी आते हैं बोर्ड में, तो क्वेश्चंस बोर्ड में मिलेंगे आपको देखने के लिए। और जेईई और नीट में तो मिलते ही मिलते हैं, कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर जा रहे हैं। आओ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इसका जो यूज़ है क्या है, देखो जो भी आप लोग आसपास देखते हो, आपके पास रिमोट होता है, उसमें सेल होते हैं, इन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड ही होते हैं ये सारी चीज़ें। जो सेल्स होती है आपके घर में, जो बैटरीज वगैरह है ना, इन सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही लगता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हमें। तो इलेक्ट्रिसिटी आप किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हो, एक केमिकल रिएक्शंस के, है ना, केमिकल रिएक्शंस आप लोग कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो मैं कह सकता हूँ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the production of electricity from the energy released from the spontaneous reaction and this electricity is used to bring about carry out the non-spontaneous chemical रिएक्शन, है ना। अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो एक पार्ट है जिसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग करते हो यूज़ उस टाइप के रिएक्शन में जो कि क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ना उस इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं यूज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, डेफिनेशन के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 3 चीज़।
देखो, तो पहले तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी। बेसिकली आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस, और थर्ड आपको पढ़ना है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को कंप्लीट करते करते इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर ना हमें फोकस करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम लोग पहले डालते हैं हेडिंग, आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which used to interconversion of chemical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या आप इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा सेल है जो कि क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करता है चेंज, ठीक है ना। तो एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इन टू टाइप की एनर्जी को इंटर कन्वर्जन करता है, मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और इस टाइप की सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में 2 टाइप के सेल पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, और सेकंड आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे ध्यान से, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले क्या? गैल्वेनिक सेल, ओके। तो अब हम लोगों को गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, देखते हैं यहीं पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं ना यहाँ पर हम लोग। तो आओ एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और इस साइड आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ना। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, ओके स्टूडेंट्स। देखो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गैल्वेनिक सेंस के से चेंज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये इसका है फर्स्ट डिफरेंस। अब देखो
सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस फ्रेंड्स में है करंट फ्लो ड्यू टू occurring of spontaneous reaction in the cell। और इसमें क्या होता है? रिएक्शन कैरिड आउट by applying the energy from external source। ठीक है, दो बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया। देखो थर्ड क्या है इसमें? एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में वो होता है नेगेटिव, यानी यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे। कैथोड पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव होता है और यहाँ होता है रिडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, अभी हम उसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, क्यों होता है नेगेटिव, आपको इसका भी आंसर अभी मिल जाएगा, आप देख लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है पॉजिटिव, यहाँ भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है। कैथोड स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है ना, आपको एनोड या फिर कैथोड साइन देख के नहीं बताना है। ठीक है ना, ये आपको एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे स्टूडेंट्स ऑलवेज क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है ना, तो आप लोग एनोड क्या है, कैथोड क्या है, आप इसकी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन यानी एनोड, रिडक्शन यानी कैथोड। ठीक है ना, आपको ऐसे आंसर करना है। ठीक है ना, किस तो हम लोगों ने ये क्या देख लिया? बेसिक डिफरेंस गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब हम लोग आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, आओ पढ़ते हैं इस बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स वो गैल्वेनिक सेल हम पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, वोल्टिक सेल भी कहते हैं या आप गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल वो डेनियल सेल। ठीक है ना, तो अब इस एग्जांपल में डेनियल सेल। ओके, देखो हमारे पास गैल्वेनिक सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ पर मैं दो मेटल की बात करना चाहूँगा इसको पढ़ने से पहले। देखो एक तो हमारे पास जिंक हुआ करता है ना, जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है ना, जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है उस मेटल की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसको, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन की करता है लॉस, उसकी जो होता है ना, उसका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है उसका? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एक दूसरे मेटल की करते हैं बात, कॉपर। ये होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर ये मेटल लीस्ट रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट करते हैं उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? रिडक्शन। उसका होता है हमेशा रिडक्शन।
ठीक है। तो जो मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन करते हैं लूज, उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन ईजिली करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट मेटल, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा स्टूडेंट्स रिडक्शन, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ गैल्वेनिक सेल के लिए दो अलग अलग बीकर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आओ बनाते हैं उसको हम। देखो मैं इधर ही आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा यार। इसमें स्टूडेंट्स आपने लिया हुआ है एक जिंक रॉड, ठीक है। ये जिंक रॉड है, इसमें आपके पास जिंक मेटल का रॉड है। जिंक मेटल रॉड, इसको आप लोग आगे चलकर इलेक्ट्रोड कहोगे, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा बीकर है, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं एक कॉपर का रॉड, ये क्या है, कॉपर मेटल रॉड, ओके। अब हम लोग इस जिंक रॉड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ये हम लोग इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने जिस मेटल का रॉड लिया है, सॉल्यूशन आपका उसी मेटल का होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग जिंक सल्फेट लेते हैं। जिंक सल्फेट एक्वस मतलब पानी में, है ना। तो पानी में हम लोगों ने जिंक सल्फेट को डिसॉल्व करके एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लोगों ने इसमें प्रिपेयर कर लिया है। स्टूडेंट्स देखो, अब इसके बाद जब आपका कोई सॉल्ट एक्वस यानी वाटर में डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने के बाद वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो जिंक 2+ एंड सल्फेट 2- एक्वस आयन में डिसॉल्व हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। पहली बात देखो, इसमें जिंक सल्फेट है तो जिंक के 2+ आयन होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। सल्फेट भी इसमें क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूस डिसॉल्व हो रहा होगा। इसी प्रकार से इस बीकर में हम लोगों ने जिस मेटल का रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग इसमें फिल कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो ये कॉपर रॉड है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है इसमें, तो कॉपर 2+ आयन पे होगा, ठीक है ना। सल्फेट इसमें डिसॉल्व है, उसका भी आयन्स होगा, वो भी इसमें मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। देखो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन हम लोगों ने इसमें लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब आपने इसमें कॉपर रॉड डिसॉल्व कर दिया है, तो इसके पास सपोज कर लो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो ये जो कॉपर है
ये कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉपर 2+ आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन में, वो कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इस प्रकार से कॉपर 2+ आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में कॉपर 2+ आयन से ओनली कॉपर बन करके इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाकर के क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट इस पे होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इसको हम लोग समझते हैं कहाँ से आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ जिंक रॉड है, ये जो जिंक रॉड है, इस जिंक की टेंडेंसी यहाँ पर क्या, देखो जिंक मेटल जब डिसॉल्व होगा इसमें जिंक सल्फेट में, तो जिंक मेटल, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, जिंक मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है अभी, वो जिंक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, देखो तो जिंक क्या होगा, जिंक जो इस मेटल रॉड पे है वो जिंक इस सॉल्यूशन में कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा। क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है ना, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा जिंक, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जो है एनोड पे, हम लोगों ने एनोड जो लिया हुआ है वो जिंक का लिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। देखो जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ आयन फॉर्म कर रहा है, और जब जिंक 2+ आयन फॉर्म कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी देखो उसके ऊपर डेंसिटी कितना ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन एनोड का गैल्वेनिक सेल में इसलिए होता है क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इसी इलेक्ट्रोड पे होता है, और जिंक 2+ आयन के फॉर्म में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है। ठीक है ना, तो एनोड पे क्या होता है, जिंक हमारा डिसॉल्व होता है, और जो हमारे पास कैथोड है उसमें जो कॉपर 2+ आयन है वो डिपॉजिट हो रहा है। ये डिपॉजिट हो क्यों रहा है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है, मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा है कॉपर ने। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, देखो आप जैसे ही दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करते हो, क्या करते हो, इसको आप लोग ज्वाइन करते हो। देखो ये आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे ही आपने दोनों इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किया एक वायर से, ठीक है, इस वायर के थ्रू आउट जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एनोड पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूस फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर कंटिन्यूस ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ है, एनोड टू कैथोड। मैं इस वायर में एक डिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, डिफ्लेक्टर जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर इंडिकेशन करने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये क्या है, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा। ठीक है ना, अब आप सभी लोग ये जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कैथोड टू एनोड क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी आई फॉर करंट। ठीक है ना, वो फ्लो करता है कहाँ से, कैथोड टू एनोड। ओके स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो एनोड टू कैथोड, यानी जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है ना, और कॉपर रोड से कहाँ, कॉपर रोड से जिंक रोड की ओर
फ्लो कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया इसमें, प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, आई प्रोड्यूस हो गया इसमें। तो आई जो प्रोड्यूस हुआ है उस आई का डायरेक्शन देखो कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर है, ठीक है ना। जैसे ही इसके अंदर तुमने दोनों जो अलग अलग इलेक्ट्रोड है उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट हो गया। अब एक बात सोचो आप, ये जो सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है सर्किट, ये अभी इसमें सॉल्ट ब्रिज का बाकी है काम, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, जब ये सर्किट कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा तो इस एनोड से जो जिंक प्लस आयन, जिंक 2+ आयन कंटिन्यूस डिजॉल्व होता रहेगा इस सॉल्यूशन में, होता रहेगा। तो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज कि जैसे ही ये सॉल्यूशन बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जाएगा। तो जब ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो जाएगा तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है सल्फेट के फॉर्म में, उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इस सर्किट के जरिए आई को मेजर करने जाओगे तो जो आई मेजर होगा आपका, है ना, सपोज मान लो कि आपका इस सर्किट से जो आई मेजर हुआ है, ठीक है ना, उस आई की वैल्यू आ गई आपके पास मान लो 3 एम्पियर, है ना, 3 एम्पियर आई हमारा क्या हुआ, मेजर हुआ। तो ये जो 3 एम्पियर आई हमारे पास मिला है मेजर करने के बाद, ये 3 एम्पियर ओनली दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, इस दोनों के बीच में आपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर लिया है, ये इन दोनों सॉल्यूशन में जो प्रोड्यूस हुआ है, देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इसका भी इसमें कुछ अमाउंट मेजर हो गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ओनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसको आपको ये सॉल्यूशन पे जो चार्ज आ गया है नेगेटिव पॉजिटिव, इसे आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों बीकर के अंदर हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये यू शेप्ड एक ट्यूब होता है, इसके इस माउथ पे ना कॉटन, किसका, कॉटन लगाते हैं, कॉटन से हमने उसको लॉक कर दिया, ठीक है ना, कॉटन लॉक लग गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं इसमें, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, KCl हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, या फिर आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या आपके पास में अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए कि जो आप सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा है, ठीक है ना। देखो ये कौन, सॉल्ट ब्रिज, तो इस सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, किसी को भी आप इसमें ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन पे आ गया था। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए सपोज करो इसमें KCl है, तो KCl प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस इनर्ट है, ठीक है। तो ये आयंस अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मान लो K+ आयन है हमारे पास, K+ आयन
नेगेटिव की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया है ज़्यादा अमाउंट में, तो के प्लस आयन तो इस तरफ आएगा, ठीक है ना, और इसको कर देगा न्यूट्रल, ठीक है ना। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा ये, और जो Cl माइनस आयन है वो मूव होगा कहाँ की ओर, पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ, है ना। तो जब पॉजिटिव सॉल्यूशन की ओर क्या होगा, मूव होगा, तो जा करके Cl माइनस आयन इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का काम यही होता है ना, हमें पढ़ना है इसको है तो अभी पढ़ लेंगे, भी मैं तुम्हें इसका लिखवा दूंगा ना, सॉल्ट ब्रिज का पूरा फंक्शन लिखवा दूंगा, उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। फिलहाल इसको ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो एनोड पे एक्चुअली क्या हुआ स्टूडेंट्स, है ना, इसको मैं थोड़ा सा मुझे इधर लिखना है। तो एनोड पे एक्चुअली हुआ क्या, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। एनोड पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, जिंक सॉलिड डिसॉल्व एट द एनोड। कैसे, जिंक सॉलिड था, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया इसने लूज, एक्वस वो बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज। तो जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो टू द कैथोड, फ्लो टू द कैथोड बाय वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वायर के जरिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करके कहाँ पहुँच गया, कैथोड पे पहुँच गया। और क्या हुआ, कैथोड पे स्टूडेंट को क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट होगा एट कैथोड, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड by the copper and deposited at the cathode, deposited only deposited, ठीक है ना। तो कॉपर जो एक्वस में 2 प्लस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा, बन गया। देखो, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को 2 रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ये जानते हो सब लोग। तो रिडॉक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे 2 हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, है ना। तो देखो, दोनों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल एक्सचेंज हो रहा है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इसके लिए लिखोगे नेट रिएक्शन, तो क्या लिखा जाएगा, देखो, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, कॉपर 2 प्लस आयन फॉर्म में था, क्या हो गया, जिंक 2 प्लस आयन में चेंज हुआ और कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2। हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज काउंट करना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस सर्किट को, ये जो हमारे पास है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, और इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल सर्किट। ओके, इसके बाद हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन एंड सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये हम लोग डिस्कस लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में लेकर के जाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, थैंक यू।